आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास सबसे अलग क्लास होने वाला है। ये क्लास सबसे अलग इसलिए होने वाला है मेरे भाई क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चन का, जहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो चलते हैं सर, आज की क्लास को कर देता हूं आगाज, क्योंकि अब आपके पास टाइम ना के बराबर है। अब ये कम टाइम में आपको सिलेक्शन पाना है, तो इसके लिए आपको सिलेक्टेड सवाल को पढ़ना होगा, और सिलेक्टेड सवाल को जब पढ़िएगा सर तभी तो सिलेक्शन आपके सामने झुकेगा। और मेरा तो बस एक ही सिद्धांत है कि जब तक सिलेक्शन आपके सामने झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं मेरे भाई। ठीक है सर, देखो सर, ज्यादा बातें आज ना करेंगे क्योंकि सर मेरा मुंड है कि एकदम पढ़ाना है। और ये भी बता देते हैं सर कि आज की क्लास में न्यूमेरिकल ना के बराबर है। हमने क्या बोला है, आज की क्लास में न्यूमेरिकल ना के बराबर है। ऐसा मत तुम कॉम्प्लीमेंट करके चले जाना, मास्टर वर्ग लग रहा है न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता, न्यूमेरिकल देबे नहीं किया। इसलिए मैंने पहले बोल दिया क्योंकि तुम लोग से ना मेरे को बहुत डर लगता है। चलो सर, आ जाते हैं सर क्लास को आगाज करने के लिए। और चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी अपने अपने घर तक शिक्षा को पहुंचा देना। ठीक है सर, आ जाना। क्या कहता है सर कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। देखो सर, ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, वो उसका कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। क्या बोला है सवाल समझा कि नहीं समझा है? नहीं समझा तो हम समझाते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है जो है उसका कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक है, तो 1/6 भाग। पृथ्वी का 1/6 भाग जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के क्या है, नजदीक है। हमने क्या बोला, पृथ्वी का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के क्या है सर, नजदीक है। हमने क्या बोला है, सवाल बोला है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नजदीक है, तो 1/6 भाग जो है सर वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नजदीक है। सवाल कितना अच्छा था। कॉन्सेप्टुअल में, थ्योरिकल क्वेश्चन में आपको यही सब पूछेगा सर। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। कहता है ना कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो सर, जैसे आपको बोलेगा आर्किमिडीज, ठीक है सर, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। जैसे बोलेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत तो ये आपको संबंधित है सर, ये प्लावन का नियम। किससे नियम से सर, ये प्लावन का नियम। ठीक है सर, आ जाना। प्लावन का नियम से संबंधित है। आपसे बोलेगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो प्लावन के नियम से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो प्लावन का नियम से संबंधित है। हमने क्या बोला है सर, अगर आपसे पूछेगा सवाल कि ये आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है मेरे भाई, वो आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो आर्किमिडीज का जो नियम है वो प्लावन के नियम से क्या है, संबंधित है। हमने क्या बोला है कि आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो प्लावन के नियम से क्या है, संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, तो वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 3 की तरफ। ये 3 नंबर क्वेश्चन का कहत है जी, तनी गौर करत है। हाँ, आइएगा। 3 नंबर सवाल कहता है ना सर कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। हाँ, आज के बाद तुमको ये भी पता चल गया है कि जब दूध से क्रीम निकाला जाता है तो ओकरो में बल लगता है, लेकिन आखिरकार में कौन सा बल लगता है। ठीक है, जो भी दूध से क्रीम निकालते हैं ना उनको कहिएगा कि तुम दूध से क्रीम जो निकाल रहे हो उसमें कौन सा बल लग रहा है, तो तुरा लतियाइयो देगा। लेकिन सच बात तो ये है ना सर कि जब दूध से क्रीम निकालता है ना सर तो उसमें अभिकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। हमने क्या बोला है कि जब दूध से क्रीम निकाला जाता है सर तो वैसे केस में अभिकेंद्रीय बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि दूध से क्रीम निकालना कौन सा बल कार्य करता है सर, तो जैसे बोलेगा दूध से क्रीम तो मार देना घपसना अभिकेंद्रीय बल। ठीक है सर। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि अगर आपको इस पूरा का PDF चाहिए,
अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए सर तो आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा, ठीक है। आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाइएगा और टेलीग्राम में जाने के बाद सर्च कीजिएगा, पता है क्या, संदीप कुमार ऑफिशियल। ये तो आप सबका प्यार है मेरे भाई, जो संदीप कुमार को आपने बना दिया संदीप कुमार ऑफिशियल, ठीक है सर। आप टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, तो मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है सर। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 15,000 लोग ज्वाइन हैं, वरना फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। दूसरे का आईडी ज्वाइन करोगे ना रे तो दूसरे के जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे ना सर तो पीडीएफ जाएगा, मामला फिट है सर, ठीक है। आ जाना। जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, कोई छोड़ के चली गई है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना सर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 ना फॉलो करेगा नू तो रात के सपना में आएंगे, तुम्हारे सिस्टम को खराब कर देंगे। चलो सर आ जाना। तो दूध से क्रीम जो निकाला जाता है उसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है मेरे भाई, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, ठीक है सर। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 4 की तरफ। ये 4 नंबर सवाल का कहत है जी, कहता है ना कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है कैसी। हमसे पूछा है मेरे भाई कि ध्वनि, किसका पूछा है, ध्वनि, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है कैसी। जैसे बोलेगा ध्वनि की प्रकृति, हमसे पूछा ध्वनि की प्रकृति, तो अनुदैर्घ्य होती है। किसकी कैसी होती है मेरे भाई, अनुदैर्घ्य होती है। किस कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है। आ जाना। हमसे क्या पूछा है कि ध्वनि की प्रकृति अनुदैर्घ्य होता है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति अनुदैर्घ्य होता है। इस बात को नोट कर लेना। ना कि सर परमाणुगमी होता है, ना कि अनुप्रस्थ होता है, ना तो विद्युत चुंबकीय होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ध्वनि की प्रकृति, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है सर। इस बात को जरा नोट कर लेना। हमने क्या बोला है कि तरंगदैर्घ्य ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्वनि तरंगे की जो प्रकृति होती है सर वो अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिलेगा। तनी आइएगा सवाल नंबर 5 की तरफ ना, तनी आइए ना जी मेरे क्लास में, मजा तो भरपूर मिलेगा, पढ़ाई तो महत्वपूर्ण मिलेगा। पहले ये बताना सर कि ये सच में ये क्लास आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई। अगर सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना सर तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बनता है मेरे भाई, ठीक है। अगर सच में ये क्लास आपको बुरा लग रहा है सर तो आप बुरे कमेंट कर देना, क्योंकि ये एसके साइंस क्लासेस सबकी बातें सुनता है मेरे भाई। जिनको अच्छा ना लगे उनकी भी बातें सुनता है, फिर संदीप कुमार अपने आप में मेहनत करता है और हर लोगों को दिल में भाता है मेरे भाई, ठीक है सर। तो प्लीज़ मेरे भाई आप अपना कम्प्लीमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि मैं आपकी कमेंट को जब पढ़ूँ तो मुझे लगे कि नहीं सच में अभी कुछ और बाकी है। चलो सर आ जाना। क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। अच्छा, ये प्रकाश और किसमें, प्रकाश एंड ध्वनि, ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। अच्छा, दोनों में घटित नहीं होती है सर। अब सोचना सर ये कौन सी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। अब सोचो सर, ध्रुवण प्रक्रिया, ध्रुवण प्रकाश में तो नहीं होती है, कंफर्म है, ध्वनि में भी नहीं होती, ठीक है सर। तो ये ध्रुवण प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, लेकिन सर अपवर्तन का काम करता है प्रकाश में, ठीक है सर, और ये ध्वनि में भी करता है। विवर्तन का भी काम करता है सर प्रकाश में, परावर्तन का भी काम करता है प्रकाश में। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि वो कौन सी घटना है जिसमें, जो कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो वो हमारा क्या है, ध्रुवण घटना है। हमसे क्या पूछा है कि वो कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो वो हमारा ध्रुवण घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है सर, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 6 की तरफ। ये 6 नंबर सवाल का कहत है जी, कहता है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें, तो ध्वनि का वेग अधिकतम पूछा है सर, तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। तो इसमें धातु कौन है, लोहा, तो मार देंगे लोहा। ना समझत है जी। हमसे पूछा ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें, तो ध्वनि का वेग जो होता है सर वो अधिकतम होता है धातु में। तो इसमें धातु कौन है, तो लोहा, तो मार देंगे ए नंबर लोहा। चलिए सवाल नंबर कितना आते हैं, 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 का कहत है, देखो सर ये 7 नंबर सवाल देखोगे ना सर
तो तुम्हारा सिस्टम को थोड़ा सा अपने सिस्टम पे कंट्रोल कर लेना, ठीक है सर। आइएगा तनिए सवाल नंबर 7 की तरफ। कहता है जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या लेकर चलती है। देखो सर ऐसे सोचना, ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ वो क्या लेकर के चलती है। देखो सर जब ध्वनि तरंग चलती है, ध्वनि मतलब ओ हमने बोला तो ध्वनि उत्पन्न हुआ, अब वो ध्वनि किसके साथ जाएगा, तो ध्वनि तरंगे जो होता है सर वो चलती है ऊर्जा के साथ। किसके साथ चलती है, ऊर्जा के साथ। ध्वनि तरंगे किसके साथ चलती है, ऊर्जा के साथ, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि ध्वनि तरंग जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या लेकर चलती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है, ठीक है। हमने क्या बोला कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ साथ ऊर्जा लेकर चलती है। हमने क्या बोला कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ साथ ऊर्जा लेकर चलती है। मामला फिट हो गया सर। एक बात और छोटी सी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि सच में सिलेक्शन पाना है तो अपने आप को अभी आग में झोंकना होगा और सच में अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना होगा तो अभी से भी आपको तैयार हो जाना होगा और एक सही दिशा चुनना होगा आपको जहां से आपको सिलेक्शन हो जाए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने YouTube पे बहुत सारे क्लासेस लिया है, सभी का एक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। मेरे भाई आप प्लेलिस्ट में जाइए और मात्र 2 क्लास कीजिए और तीसरा क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछिए कि सच में यहाँ से सिलेक्शन होता है या नहीं होता। जिस दिन आपका दिल बता देगा कि सच में सिलेक्शन यहीं से होता है मेरे भाई, तभी आप मेरा तीसरा क्लास कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये चैलेंज आपको सिर्फ और सिर्फ एसके साइंस क्लासेस में ही देखने को मिलेगा, बाकी कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है सर। बाकी थैंक यू सर, लव यू। आपने बहुत प्यार दिया सर, इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक बात और बता देना चाहता हूँ सर कि हम आपके लिए सर लेकर के आए हैं 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन। ये 1200 सिलेक्टेड गेस ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई जहां पे 400 फिजिक्स है, 400 केमिस्ट्री है, 400 मैथ है। हमने सर 12 रातों से ज्यादा जगा है, तब जाकर के हमने अपनी हाथों से लिखा है 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, जहां पे पॉलिटेक्निक के लिए ऑल टाइप का क्वेश्चन उसमें हमने आपको दिया है सर। बट ये उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन ही नहीं दिए हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर के साथ साथ विथ सॉल्यूशन भी हम आपको उसी पीडीएफ में दिए हैं सर। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो इसके लिए आपको 99 रुपया पे करना पड़ेगा सर। ये 99 रुपया 2 सर मतलब 2 दिन 5 दिन 10 दिन अगर समोसा नहीं खाओगे मार्केट में सर तो वो 99 रुपया असूल हो जाएगा। लेकिन सर अगर सिलेक्शन में अगर 4 चांद लग जाए सर तो फिर बात किस बात की हो जाएगा, ठीक है सर। जिन किन्हीं को चाहिए सर तो इसके लिए आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। आपको मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, ठीक है सर। अब दूसरी तीसरी बात क्या है सर कि अगर आपका पेमेंट होने में दिक्कत हो रहा है सर तो ये 7295 वाला जो मेरा नंबर है उसके व्हाट्सएप के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, स्कैनर लगा होगा, आप उस पर भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है सर। चलो आते हैं तनिक सवाल की दुनिया में। क्या कहत है जी, कहता है जब ध्वनि की तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या लेकर चलती है, तो वो ऊर्जा लेकर चलती है, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। ये 8 नंबर सवाल का कहत है, 8 नंबर सवाल कहता है ना कि जब प्रकाश के लाल, हरा एवं नीले रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा। देखो सर, लाल कौमा हरा कौमा नीला, ये तीनों को एक साथ मिलाया जाता है समान समान अनुपात में। समान मतलब मान लो अगर ये 2 मिलाया जाता है तो ये भी 2 ग्राम मिलाया जाता है, ये भी 2 ग्राम मिलाया जाता है, सभी को समान मात्रा में मिलाया जाता है। और जब सभी को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो वैसे केस में जो नया रंग बनेगा वो सफ़ेद बनेगा। हमने क्या बोला, जब लाल, हरा और नीला को समान मात्रा में तीनों को मिलाया जाता है तो वैसे केस में मिलाने के बाद जो नया रंग बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, सफ़ेद बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है।
चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 9 की तरफ। ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना सर कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस जो है सर वो उपयोग में लाया जाता है। जब बात करेगा सर कैमरा का, देखो सर यहां से सोचना, जब बात करेगा सर कैमरे का, जब बात करेगा कैमरे का, तो कैमरे में हमेशा उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। किस लेंस का यूज किया जाता है? कैमरे में हमेशा उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। रेटिना में हमेशा उत्तल लेंस लगा होता है। रेटिना जो है सर वो हमेशा उत्तल लेंस की तरह काम करता है। हमसे क्या पूछा है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो कैमरे में जो है मेरे भाई वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि सर रेटिना में किस प्रकार का लेंस का यूज किया जाता है, तो रेटिना में जो है सर वो हमारा उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है, वो उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है मेरे भाई? वास्तविक एवं क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो रेटिना पे भी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। लेकिन हमसे पूछा है कि कैमरे किस प्रकार के लेंस की भांति काम करता है, तो कैमरा जो है सर वो उत्तल लेंस की भांति काम करता है। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 10। 10 नंबर का कहत है जी, कहता है ना सर कि नेत्रदान में दाता की आंखों के लिए आंखें के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है। देखो सर, अगर कोई नेत्रदान कर रहा, मतलब अगर कोई आंख दान कर रहा है, तो नेत्रदान में दाता की आंखें के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। देखो सर, जैसे आपसे पूछेगा कि जो व्यक्ति दान कर रहा है तो उसके आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा प्रतिरोपित, तो प्रतिरोपित जो है मेरे भाई वो आपको कॉर्निया को क्या जाता है, किसको क्या जाता है? कॉर्निया को क्या जाता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि नेत्रदान में दाता की आंखों के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर कोई इंसान नेत्र दान कर रहा है, अपनी आंख को दान कर रहा है सर, तो वो दाता, जो व्यक्ति दान कर रहा है, उसके किस आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो आंख के कॉर्निया हिस्से को क्या किया जाता है? प्रतिरोपित किया जाता है। इस बात को जरा नोट कर लेना सर। ठीक है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि नेत्रदान में दाता की आंखें के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो दाता की आंखें के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो कॉर्निया के हिस्से को क्या किया जाता है? प्रतिरोपित किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 11 की तरफ। 11 नंबर का कहत है जी, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है ना सर कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। ये मायोपिया, मायोपिया आ जाना, मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है सर? जिन व्यक्ति की आंखों में मायोपिया होगा, जिन व्यक्ति की आंखों में मायोपिया होगा, तो वो व्यक्ति जो है सर, जिन व्यक्ति की आंखों में मायोपिया होगा वो व्यक्ति निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। आ जाना, लेकिन दूर की वस्तु को देख पाता है। आ जाना, हमने क्या बोला है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से ये तात्पर्य है सर कि जिन व्यक्ति की आंख में मायोपिया होगा वो व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। अब सोचना, जिन व्यक्ति की आंखों में मायोपिया होगा तो वो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को देख पाता है। अब सोचना सर, दूर की वस्तु को क्या करता है? देख पाता है। नहीं, रुक जाओ, निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तु को ही वो नहीं देख पाएगा सर। ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु, निकट की वस्तु को देख नहीं पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को क्या करता है सर? देख पाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, इसको खत्म किया जाता है उत्तल लेंस से। आ जाना, उत्तल लेंस बाबा हो बाबा, सॉरी अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। हाँ, आ जाना, जिन व्यक्ति की आंखों में होगा क्या? मायोपिया,
जिन व्यक्ति की आंखों में क्या होगा, मायोपिया, तो वो व्यक्ति का जो काम होगा सर, मायोपिया अगर उस व्यक्ति को होगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा सर, मैं आपको बताता हूं, निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा। ठीक है सर, आ जाना। जिन आंखों में होगा मायोपिया तो वो निकट की वस्तु को 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 देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है। हमने क्या बोला है सर, कि जिन आंखों में होगा मायोपिया तो वो निकट की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो वो कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं मेरे भाई, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। हमने क्या बोला है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है, मायोपिया से यह तात्पर्य है कि मायोपिया में किसी भी व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। जब किसी इंसान को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो वैसे केस में उस व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो मायोपिया का सीधा तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 12 की तरफ। ये 12 नंबर का कहत है जी, कहता है ना सर कि दूरबीन का आविष्कार किया था किसने। जैसे आपसे बोलेगा दूरबीन, जब बोलेगा दूरबीन मार देना सर गुटिनबर्ग। कौन वर्ग, गुटिनबर्ग। कौन वर्ग, गुटिनबर्ग। कौन वर्ग, गुटिनबर्ग। ठीक है सर, हमसे पूछा है दूरबीन का आविष्कार किया था किसने, गुटिनबर्ग ने किया था। किसने किया था सर, ये गुटिनबर्ग ने किया था। ठीक है, हमसे पूछा है दूरबीन का आविष्कार किया था किसने, गुटिनबर्ग ने किया था। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। ये सवाल नंबर 13 कर देगा फेरा, सवाल नंबर 13 लेकिन करेगा फेरा। लेकिन जब संदीप कुमार जिंदा है तो टेंशन काहे कोरी, टेंशन नहीं लेना है सर, टेंशन लेने से समस्या बढ़ती है, टेंशन देने से समस्या घटती है। तो अब तुम सोचो कि तुम्हें टेंशन लेना है या टेंशन देना है। सिंपल फंडा, सिंपल रूल रे बब्बा, जो टेंशन लिया वो गया खोपचे में, जो टेंशन ना लिया वो गया आसमान पे। मतलब आसमान पे मतलब अपनी सफलता को पाने में। हाँ आ जाना सर, कहता है ना सर क्या, कि साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। देखो सर, साबुन जब बुलबुलाता है ना सर, तो उसके जब फेन, जब झाग उत्पन्न होता है ना, तो उसमें चमकता है। जब झाग उत्पन्न होता है क्या होता है, चमकता है। तो साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग को क्या कहेंगे, चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। साबुन में जो बुलबुले होता है सर, और उसमें जो चमकता है वो किसके कारण होता है। साबुन में जो बुलबुले होता है सर, वो जो चमकता है वो किसके कारण होता है। तो देखो, साबुन में बुलबुला तो देवे करेगा, साबुन जब झाग उत्पन्न करेगा, साबुन जब फेन बनाएगा, तो फेन जब बनाएगा सर, तो फेन देखना ना कि वो चमकेगा, किसके कारण। तो ये होता है हमारा परिकिरणन के कारण। किसके कारण होता है सर, ये परिकिरणन के कारण होता है। किसके कारण होता है, परिकिरणन के कारण होता है। ठीक है, हमने क्या बोला कि साबुन जब तुम कपड़ा साफ करोगे ना, तो फेन बोले तो झाग उत्पन्न करेगा, वो फेन उत्पन्न करेगा। जब वो फेन उत्पन्न करेगा ना सर, तो उसका फेन देखना ना कि वो चमकता है। तो वो किसके कारण चमकता है, तो वो हमारा परिकिरणन के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है मेरे भाई, परिकिरणन के कारण चमकता है। ठीक है सर, तो आपसे कोई पूछेगा कि साबुन में बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो साबुन में बुलबुले का जो चमकीले रंग होता है वो परिकिरणन के कारण होता है। यानी कहने का सेंस है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला आइएगा थोड़ा सर, अगला क्या कहता है, सवाल नंबर 14। ये 14 कहता है ना कि पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। अच्छा, लागत है कि अब हमरा से प्यार भे गईल, सॉरी, लागत है कि हमरा से क्वेश्चन अब बेकरार भे गईल, है ना। सवाल तनी पढ़ना सर लगेगा जरी उल्टा पुल्टा लिख दिया है ना। सवाल थोड़ा दिल से पढ़िएगा, जितना दिल से उनको चाहते हो ना उतने दिल से सवाल को पढ़ो। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा गौर कीजिएगा कि पानी से भरे तालाब,
पानी से भरे तालाब, मतलब एक तालाब है और वो तालाब में पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। और जब तालाब में पूरा पानी भरा रहेगा ना, तो तालाब को जब तुम देखोगे ना तो लगेगा कि तालाब में ज़्यादा गहराई नहीं है। किस कारण कम दिखाई देती है? मतलब कहता है पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है, किसके कारण कम दिखाई देती है, जरा बताओ ना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। क्या बोला सवाल पता है सर? कि पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण या विवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। देखो सर, जैसे बोलेगा सर कि पानी से भरा तालाब किस कारण कम दिखाई देती है, तो वो अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब अपवर्तन हवा से आता है पानी में तो क्या करता है, इस प्रकार से आता है। जब यहाँ से आता था इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब ये मुड़ जाता है ऐसे, यानी विचलित हो जाता है। तो वो किस में होता है? तो ये अपवर्तन में होता है। किस में होता है? अपवर्तन में होता है सर, ठीक है। हाँ, आपसे पूछेगा कि पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देता है। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देता है, तो वो अपवर्तन के कारण क्या होता है, कम दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिलेगा सर। तनी आइएगा सवाल नंबर 15 की तरफ। ना देखूं तो जीना भरे तेरे दिल को, आना। कहता है ना सर कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? हा हा ला 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 हो, आना। कहता है ना सर कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति, उत्तल दर्पण की भांति, अवतल लेंस की भांति, अवतल दर्पण की भांति। ऐसे सोचना सर, जब बोलेगा जल में वायु का बुलबुला, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है मेरे भाई, वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। हमसे पूछा जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। चलिए 16 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित तिथि में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? ये पूरे वर्ष में कौन सा दिन दोपहर के दिन सबसे छोटी छाया दिखाई देती है? पूरे वर्ष में वो कौन सा दिन है जो दोपहर के टाइम में सबसे छोटी छाया दिखाई देता है? तो वो हमारा 21 जून है। 21 जून को क्या होता है ना सर कि दोपहर के टाइम सबसे छोटी छाया दिखाई देता है, ठीक है। तो वो कब संभव है सर? तो वो 21 जून को संभव है, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 17 की तरफ। 17 में होई खतरा रे बाबा, तनी गौर से पढ़िएगा। आइएगा, कहता है ना सर कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है किसका? पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है किसका? व्यक्तिकरण का या फिर परिकिरणन का या फिर अपवर्तन का, या इनमें से कोई नहीं। देखो सर, हमसे पूछा क्या, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना। एक बाल्टा में पानी ले लेना और वो बाल्टा में पानी लेने के बाद मिट्टी तेल या कोई भी तेल वो पानी में थोड़ा सा गिरा देना, तो वो पानी के सबसे ऊपरी परत पे वो तेल चमकना चालू हो जाएगा। तो वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हमारा प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण करण का, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वो प्रकाश का व्यतिकरण के द्वारा होता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है किसका? प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। ये किसके कारण होता है? प्रकाश का व्यतिकरण के कारण होता है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा आज के बाद कि सर पानी के ऊपर जब तेल गिरा देते हैं सर तो वो तेल सबसे ऊपर में रह जाता है, तो वो चमकता है क्यों? तो वो चमकता है प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश का व्यतिकरण के कारण, ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 18 की तरफ तो बढ़ो न जी। चलिए ये क्या कहता है, तनी गौर कीजिएगा सर। कहता है ना कि अभिबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए, अभिबिंदुकता, देखो सर अभिबिंदुकता दोष, ये दोष होता है सर, ठीक है।
जिस प्रकार से मानो ना कि दोष 4 प्रकार का होता है, ठीक है। हमने क्या बोला कि इंसान के आंख में जो दोष होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सर दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, फिर आप बिंदुकता दृष्टि दोष होता है सर, ठीक है। आ जाना। अब ये देखो, अब यहां समझना, अगर आपसे कोई पूछेगा दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष अगर पूछेगा दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष को खत्म किया जाता है उत्तल लेंस से। किस लेंस से? उत्तल लेंस से। अगर आपसे कोई पूछेगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है सर अवतल लेंस से। किससे? अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है अवतल लेंस से, ठीक है सर। आ जाना। अब थोड़ा इधर आइएगा, अब जरा इधर आइएगा। जरा दृष्टि दोष को, जरा दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है बाइफोकल लेंस से। किससे? बाइफोकल लेंस से। आप बिंदुकता दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है सर द्विफोक्सी लेंस से। द्विफोक्सी लेंस से। किससे खत्म किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस से, ठीक है सर। हमने क्या बोला है कि इंसान के आंख में 4 दृष्टि दोष होता है, ठीक है। पहला होता है दूरदृष्टि दोष, जिसे खत्म किया जाता है उत्तल लेंस से। फिर होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे खत्म किया जाता है अवतल लेंस से। फिर होता है जरा दृष्टि दोष, जिसे खत्म किया जाता है बाइफोकल लेंस से। फिर होता है आप बिंदुकता दृष्टि दोष, जिसे खत्म किया जाता है द्विफोक्सी लेंस से, ठीक है सर। जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिलेगा। कहाँ? सॉरी, द्विफोक्सी ने सिलेंडरी लेंस से किया जाता है सर। द्विफोक्सी नहीं मेरे भाई, सॉरी सर, सॉरी मेरे भाई, सॉरी। आ जाना। इसे खत्म किया जाता है सर सिलेंडरी लेंस से, ठीक है। आ जाना। सिलेंडरी लेंस से खत्म किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 19 की तरफ। ये 19 नंबर सवाल का कहत है जी? 19 नंबर सवाल कहता है ना सर कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। अगर विद्युत उत्पन्न करना है सर, देखो सर, अगर हमको विद्युत क्या करना है? उत्पन्न करना है। अगर विद्युत उत्पन्न करना है सर, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम का। किसका यूज करते हैं? यूरेनियम का। किसका यूज करते हैं? यूरेनियम का, ठीक है। हमने क्या बोला है? कहता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत जब उत्पन्न करेंगे सर, तो उसमें होता है यूरेनियम का यूज। किसका यूज होता है सर? ये यूरेनियम का यूज होता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना? 20 की तरफ। सवाल नंबर 20 कहत है ना लगेगा फीस। हाँ, आ जाना सर। ये 20 कहता है ना, थोड़ा सा एकदम सीरियस मूड में अब हो गए हैं, ठीक है। हाँ, तो तू लोग भी सीरियस मूड में पढ़ाई कर लेना, वरना हम गरमाएंगे ना रे, तुम आज खत्म हो जाएगा। हाँ चलिए आते हैं सर। कहता है ना किसी परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या बराबर होती है। किस परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या बराबर होती है? ना देखूं तो जीना भरे तेरे दिल को। देखो सर, हमसे क्या पूछा है कि किस परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या बराबर होती है। ये धनावेशित कहने का मतलब है ये प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो धनावेशित होता है, प्लस होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो माइनस चार्ज होता है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है सर, वो हमारा परमाणु संख्या के बराबर होता है। किस संख्या के बराबर होता है? परमाणु संख्या के बराबर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो परमाणु संख्या होगा वही प्रोटॉन होगा, वही इलेक्ट्रॉन होगा, और जो प्रोटॉन होगा वही धनावेशित कहलाएगा सर, ठीक है। आ जाना। हमसे पूछा किस परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या बराबर होती है। तो धनावेशित कणों की संख्या बराबर होती है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और ये जो प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है। यानी कहने का सेंस है परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर 21। 21 नंबर का कहत है जी? कह रहा है ना सर, जरा ऐसे सोचना, दिल से सोचना, दिमाग से मत। हाँ, आ जाइएगा सर। तो नहीं कहता है क्या कि बैगनी रंग वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लाल रंग वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है? बैगनी रंग वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लाल रंग वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य से क्या होता है? देखो सर, ऐसे समझना, तरंगदैर्घ्य ऐसे प्रिज्म है सर, ठीक है। आ जाना। ये प्रिज्म है,
प्रिज्म के सबसे ऊपर में लाल होता है, सबसे नीचे में जो विचलित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैगनी कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, बैगनी होता है। अब सोचिएगा सबसे ऊपर क्या होता है, लाल होता है। अब यहां से सोचिएगा, ये विचलित कम हुआ, ये विचलित क्या है, कम है। ये वाला क्या है, विचलित अधिक है। ये क्या है, विचलित अधिक है। जो विचलित कम, तरंगदैर्घ्य ज्यादा, ठीक है, आ जाना। विचलित अधिक, तरंगदैर्घ्य कम। हमने क्या बोला है सर, कि जो कलर विचलित कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, और जो कलर अधिक विचलित होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। आ जाना। हमसे पूछा बैगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लाल रंग वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होगा, तो लाल रंग जो होता है सर वो कम विचलित करता है, तो उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। अब सोचना, इसका मतलब बैगनी का क्या होगा, तो सबसे कम होगा, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होगा लाल की अपेक्षा बैगनी क्या होगा, से कम होगा, ठीक है। मतलब लाल से कम होगा बैगनी का तरंगदैर्घ्य, यानी से कम हो जाएगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 22 की तरफ। ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कौन सा फास्फोरस ज्यादा क्रियाशील है, पीला श्वेत, ठीक है सर। हमसे पूछा कौन सा फास्फोरस ज्यादा क्रियाशील है, तो पीला श्वेत, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सर। अगला क्या कहता है, सवाल नंबर 23 आए। 23 नंबर का कहता है जी, कि खाने वाला सोडा का व्यवहार होता है कपड़ा धोने में, कठोर जल को मृदु बनाने में, अग्निशामक के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। हमें क्या बोला है पता है, कि खाने वाला सोडा का व्यवहार होता है, खाने वाला सोडा का व्यवहार होता है तो अग्निशामक के रूप में। किस में होता है सर, अग्निशामक के रूप में, ठीक है। हमसे पूछा है कि खाने वाला सोडा का जो व्यवहार होता है वो कैसे होता है, तो अग्निशामन के रूप में होता है, ठीक है। किसके रूप में होता है, अग्निशामन के रूप में होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा सर। अगला आइएगा सवाल नंबर कितना, 24 की तरफ। ये 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तनी गौर कीजिएगा। कहता है धातुओं की प्रकृति होती है कैसी, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। ये सवाल बड़ा अच्छा है सर, बड़ा रोमांटिक है, बड़ा इजी सवाल है। ये सवाल अगर मुझे बताना पड़े सर तो बड़ा मुश्किल की घड़ी है सर। ये सवाल आपको कमेंट करने चाहिए मेरे भाई। कहता है धातु की प्रकृति कैसी होती है, धातु हमेशा धनात्मक होती है, तो धातु की प्रकृति धनात्मक होगी, ठीक है सर। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 25 की तरफ। ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहता है हेमाटाइट अयस्क है किसका। ये हेमाटाइट जो है सर वो किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का, लोहा का, ऑक्सीजन का, या तांबा का। जैसे पूछेगा हेमाटाइट कितना, हेमाटाइट क्या बोलेगा सर, हेमाटाइट। तो हेमाटाइट जो होता है सर वो लोहा का होता है, किसका होता है, ये हमारा लोहा का होता है, ठीक है। हेमाटाइट किसका होता है सर, किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है, ठीक है। आपसे पूछा है कि हेमाटाइट अयस्क है किसका, तो लोहा का है, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर 25 नहीं 26 की तरफ। ये 26 नंबर क्या कहता है जी, कि तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। हाँ, तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि तांबा का जो शुद्धिकरण है वो किस विधि द्वारा किया जाता है, कोई भी पूछ दे आपसे, कहीं भी पूछ दे, कभी भी पूछ दे, आपसे पूछेगा कि तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिलेगा। अगला कहता है सवाल नंबर 27 का कहत है जी, कहता है टाइटेनियम का उपयोग कहाँ होता है। टाइटेनियम का उपयोग होता है सर गन बनाने में, किसको बनाने में, बंदूक बनाने में, या फिर सर युद्ध सामग्री बनाने में, डायरेक्ट बोलूँ ना, हाँ किसमें बनाने में, युद्ध सामग्री बनाने में, ठीक है। आ जाना, युद्ध सामग्री बनाने में, युद्ध सामग्री बनाने में, युद्ध सामग्री बनाने में, हाँ। आपसे कोई पूछेगा सर कि टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः क्या किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो टाइटेनियम का जो उपयोग होता है सर वो आपको युद्ध की सामग्री बनाने में, जैसे गन हो गया, बम हो गया, ये सभी चीज़ों में सर आपको युद्ध की जितना भी चीज़ें हैं उसमें टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है।
अगला कहता है सवाल नंबर 28 क्या, कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किसका। विद्युत अपघटन में, इधर सोचना, जब हमारे पास विद्युत अपघटन होता है, जब विद्युत अपघटन होता है सर, तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किसका होता है, तो एनोड का होता है सर, ठीक है। किसका होता है, एनोड का होता है, ठीक है। आ जाना, एनोड पर होता है। आपसे कोई पूछे सर कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किसका, पता है क्या पूछा, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किसका, तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। किस पर होता है, एनोड पर, ठीक है। आपसे पूछा कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस पर, तो एनोड पर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है सर, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में है। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 29 की तरफ। ये 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा सर। कहता है यदि किसी बिलियन के पीएच का मान 6 हो तो बिलियन होगा क्या। यदि किसी बिलियन के पीएच मान 6 हो है, अब सोचो सर, यहां सोचना, अम्लीय का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, आ जाना। क्षारीय का जो पीएच मान होता है सर वो 7 से ज्यादा होता है, 7 से अधिक होता है, आ जाना। अगर आपसे पूछेगा उदासीन, तो उदासीन का जो पीएच मान होता है सर वो 7 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, ठीक है। हमसे पूछा कि यदि किसी बिलियन के पीएच मान 6 है तो बिलियन होगा। यदि किसी बिलियन का पीएच मान 6 है तो वो बिलियन क्या होगा, इसका मतलब 6 है, इसका मतलब वो 7 से कम है, और जब वो 7 से कम है तो वो किसका गुण लेगा, तो वो अम्लीय का गुण लेगा, ठीक है सर, यानी वो हमारा अम्लीय हो जाएगा। सवाल नंबर 31, अरे भाई ना देखूं, अच्छा ये 30 नंबर है। 30 नंबर का कहत है जी, कहता है चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है। चुंबक में जो अशुद्धि होता है सर उसको किस विधि द्वारा दूर किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, या ऑन अपकरण विधि द्वारा, या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, या चुंबकीय विधि द्वारा। चलो ये 4 ऑप्शन में जल्दी एक ऑप्शन को टिक कर दो। हमने क्या बोला है सर कि चुंबकीय अशुद्धि को, जैसे आपसे देखने को मिलेगा चुंबकीय है, चुंबकीय अशुद्धि है, चुंबकीय अशुद्धि, जैसे कहेगा चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए तो चुंबकीय विधि द्वारा। किस विधि द्वारा सर, ये चुंबकीय विधि द्वारा। किस विधि द्वारा मेरे भाई, चुंबकीय विधि द्वारा, ठीक है। हमसे पूछा कि चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है, तो चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय विधि द्वारा क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, ठीक है। हमसे पूछा कि चुंबकीय अशुद्धि को, चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है, तो चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय विधि द्वारा क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। ये सवाल 31 का कहत है जी, तनी गौर कीजिएगा। कहता है आयक्स में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है क्या। आयक्स में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, किसमें, आयक्स में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है गैंग। क्या कहा जाता है मेरे भाई, गैंग। आयक्स में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है क्या, गैंग। क्या कहा जाता है मेरे भाई, गैंग, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ। ये 32 हम ना बनाए मेरे बाबा, ये 32 तो आपको कमेंट करना पड़ेगा सर, क्योंकि इतना इजी सवाल आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, और नहीं करोगे ना रे तो सपना में आएंगे, सिस्टम को खराब करके चले जाएंगे। आ जाना। कहता है क्या, जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 2CaSO4 इंटू H2O, या CaSO4 इंटू 2H2O, या फिर ये होगा सर। चलो कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो सर, क्या होगा, जिप्सम का अणुसूत्र क्या होगा। आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो, इसका सटीक और सही आंसर आपको कमेंट करना होगा, चाहे आप जैसे भी क्यों ना करें, गलते करें लेकिन जरूर करें। और ये 32 का सर, ये 32 का सही आंसर ये कमेंट बॉक्स में आपको दिया होगा सर, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 33 की तरफ। ये 33 नंबर का कहत है जी, कहता है ना 33 नंबर कि तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। आए, तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। देखो सर, हमसे पूछा शुद्धिकरण किसका, तांबा का शुद्धिकरण
शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वो होता है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा। ठीक है, हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है कि तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो तांबा का शुद्धिकरण विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है सर, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपसे पूछा है कि तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना? 34 की तरफ। कहता है चारकोल, कागज और पेट्रोल आदि क्या है? दहनशील पदार्थ है, ईंधन नहीं है, दहनशील पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। चारकोल, कागज और पेट्रोल क्या है? चारकोल और कागज और पेट्रोल क्या है सर? ये चारकोल, कागज और पेट्रोल तीनों जलने वाला है, इसका मतलब दहनशील पदार्थ है। चारकोल, कागज और पेट्रोल तीनों जलने वाला है, इसका मतलब ये दहनशील पदार्थ है। अगला कहता है 35 नंबर सवाल क्या कि पेट्रोल में लगी आग कैसे बुझाएंगे? CCI द्वारा। हाँ ना रे बबुआ, CCI का फुल फॉर्म क्या होता है जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा सर। ठीक है, हमने क्या बोला है कि पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो CCI द्वारा। कहता है नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं कौन? नाभिक। आपसे पूछेगा कि नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं कौन? तो नाभिक। अगला कहता है सर कि नाभिकीय रिएक्टरों में विमंडन का कार्य विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है सर? हमें क्या बोला है कि नाभिकीय रिएक्टरों में विमंडन का कार्य विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति को घटाना या फिर विखंडीय पदार्थों में लौटा देना। ठीक है, क्या कहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में विमंडन का कार्य विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है? तो घटाना या फिर विखंडीय पदार्थों में क्या करना? लौटा देना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो सर आते हैं सवाल नंबर कितना? तो सवाल नंबर आपको हो जाएगा 38। कहता है एक मोल पदार्थ के जलने से उत्पन्न ऊष्मा कहा जाता है। एक मोल पदार्थ को जलने से उत्पन्न ऊष्मा कहा जाता है तो दहन की ऊष्मा। एक मोल पदार्थ के जलने से उत्पन्न ऊष्मा को कहा जाता है तो दहन की ऊष्मा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कहता है सर कि किसी विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। किसी विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो होता है आयनों के कारण। किसके कारण होता है? आयनों के कारण। ठीक है, अगला कहता है प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो इसमें आप कमेंट कर देना, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा। आज हमने 40 क्वेश्चन को आपको पूरा कर दिया मेरे भाई। बस आप ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो अपने हर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना जहाँ पे शिक्षा की ज़रूरत है। अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना, अपने हर दोस्तों तक शेयर कर देना, आगाज़ कर देना, फैला देना, वो आपका काम है और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से पढ़ाना मेरा काम है। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ खड़ा रहेंगे सर। बाकी दिल से थैंक यू सर, ऐसा ही सपोर्ट करते रहना। बाकी मिलते हैं सर आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।